हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का एक न्यू टॉपिक सन अर्थ ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप जो है इसको लेके आया हूँ। दिस टॉपिक इज इन द सब्जेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर IKG PTU कपूरथला एंड वेरियस यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री वेयर सोलर अर्थ ज्योमेट्री विल बी द टॉपिक इन पर्टिकुलर कैरिकुलम। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। तो आज जो मैं लेके आया हूँ, दिस टॉपिक इज सन अर्थ ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो एक डायग्राम लिया है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 1.275 इंटू 10⁻7 मीटर, इसको एक्चुअल में हमने डायमीटर लिया हुआ है, अर्थ का एक एवरेज डायमीटर कंसीडर किया है। हम लोग जनरली वी आर कंसीडर अर्थ एज इन द शेप ऑफ स्फीयर, जो कि है नहीं एक्चुअल में। हमें भी ये चीज पता है, व्हेन वी विल सी द पर्टिकुलर ग्लोब और पर्टिकुलर डायग्राम ऑफ ए पर्टिकुलर साइड ऑफ द पोल्स एंड स्पेशली ऑन द प्लेन्स, जनरली द स्फीयर, अर्थ जो है आपका स्फीयर, वो आपका एक तरह से ऑब्लेट स्फेरॉइड है अगर देखा जाए तो, जो कि आपका फ्लैटेंड है पोल्स की तरफ से एंड बल्ज्ड इन द प्लेन नॉर्मल टू दी पोल्स। आप देखते हैं एक संतरे की तरह है, बिल्कुल इस तरह से दबी हुई। बीच वाला जो उसका सरकमफेरेंस है वो ज़्यादा है और जो पोल वाला सरकमफेरेंस है वो कम है। तो इसके लिए हमने कॉमन एक डायमीटर डिसाइड किया हुआ है, दैट विल बी 1.275 इंटू 10⁻7 मीटर। और ये हमारा सन का डायमीटर है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। और ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, एक्चुअली में ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं है। कैसे नहीं है कांस्टेंट, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट इज सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ वेरीज बाय ±1.7%। जो आप अर्थ का जो ये ऑर्बिट देखेंगे, अर्थ जो इस तरह से पूरा का पूरा जो इलिप्टिकल फॉर्म में सन का जो चक्कर लगाता है, वो एक्चुअल में ±1.7% से, जो हमने पर्टिकुलर ये डिस्टेंस लिया है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, इसके रेस्पेक्ट में ±1.7% जो है वो वेरी करता है। क्लियर है। उसके बाद है आपका, जैसे नेक्स्ट जो है आपका, द सन सबटेंड एन एंगल ऑफ 32 मिनट ऑन अर्थ at an average sun earth distance of 1.495 into 10⁻11 meter, a distance of 1 astronomical unit। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 32 मिनट एंगल है। जिन लोगों ने भी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो उनको पता होना चाहिए कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री एंगल होता है, अगर मैं एंगल डिग्री के टर्म्स में जाऊं तो 32 मिनट्स इट्स मीन्स नियर बाय 0.5 डिग्री के आसपास एंगल बनता है किसी भी प्लेन पॉइंट पे जो हमारी दोनों साइड से सनरेज आ रही है उसके बीच में। जो आप ये देख रहे हैं, दीज आर दी सनरेज, और दोनों जो डिस्टेंस है सन का जो डायमीटर है, दोनों छोर से जो ये आपको देख रहे हैं, ये जो रेज फ्लो हो रही है, इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे धरती पे जो एंगल बन रहा है, दैट विल बी 32 मिनट्स ओनली। तो ये आपका 32 मिनट है। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल अर्थ टू सन ज्योमेट्री। अगर आपसे कभी भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाए किसी भी एग्जाम में कि आप सन और अर्थ का ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप ड्रॉ करके बताइए क्या है, तो यू हैव टू ड्रॉ एंड रिमेंबर ऑल दीज पैरामीटर्स, like the distance between centroid from the sun to the center of the earth, that will be 1.495 into 10⁻11 meter। diameter of the earth हमने लिया हुआ है 1.275 into 10⁻7 मीटर। ये एक्चुअल नहीं है, हमें पता है, क्योंकि जो अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। सिमिलरली आपको सन का डायमीटर याद रखना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, द एंगल बिटवीन द अर्थ एंड सन रेज, दैट विल बी 32 मिनट्स ओनली। तो ये आपका ओवरऑल अर्थ और सन का ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बनाते हैं अर्थ का, तो उस ऑर्बिट के अकॉर्डिंग दैट विल बी वेरीज फ्रॉम ±1.7%। तो क्लियर है, अर्थ सन ज्योमेट्री रिलेशनशिप आपका क्लियर हो गया।
नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी द सन अर्थ रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग बात करेंगे कि सन और अर्थ का जो रेडिएशन है, जो सन के थ्रू जो रेडिएशन आती है, जिसका एंगल अभी आपने देखा कि 32 मिनट था, उसके बीच में क्या रिलेशन है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सन अर्थ रेडिएशन स्पेक्ट्रम ये आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल में दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दी सन अर्थ रेडिएशन स्पेक्ट्रम, क्या है सन अर्थ का रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय प्लांक्स लॉ। प्लांक्स इज ए साइंटिस्ट जिन्होंने एक लॉ दिया कि जो हमारा ब्लैक बॉडी है, क्योंकि ब्लैक आपको पता है ब्लैक हैव ए प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब दी ऑल द रेडिएशंस केम फ्रॉम द अर्थ, सॉरी सन। तो सन से जितना भी रेडिएशन आता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी वो ब्लैक दिखता है, नहीं तो वो किसी ना किसी कलर में अपने को दिखता, जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता। क्योंकि हमें पता है कि सनरेज हैव ए स्पेक्ट्रम ऑफ विवग्योर, जो इंद्रधनुषी कलर है उसका कॉम्बिनेशन है सन का रेज। ये हम लोग 12th के फिजिक्स में देख चुके हैं प्रैक्टिकल करके। क्लियर है ये चीज? तो उसमें आपका जो है, जब आप देख रहे हो तो उसमें आपका एक इक्वेशन बनता है, दैट विल बी W लैम्डा इज इक्वल टू C1 लैम्डा टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल C2 बाय लैम्डा -1। एंड ये किसमें है? वेवलेंथ पर मीटर स्क्वायर यूनिट वेवलेंथ है, यूनिट है वेवलेंथ। अब यहाँ पे वेयर C1 एंड C2 क्या है? C1 एंड C2 आर ऑफन कॉल्ड प्लांक्स फर्स्ट एंड सेकेंड रेडिएशन कांस्टेंट। अब जब मैं इसकी बात करूंगा प्लांक कांस्टेंट की, जब मैं इसके लिए बात करूंगा आपसे कि कौन सा रेडिएशन है, ये फर्स्ट है कि सेकेंड है, तो उसमें जब C1 और C2 की वैल्यू के लिए हम लोग जाएंगे तो C1 और C2 की वैल्यू जो होगी, C1 की वैल्यू होती है जनरली 3.74 into 10 to the power -16 Wm² and C2 will be equal to 0.01439 मिली केल्विन। तो ये C1 और C2 दोनों की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टर्म दैट इज कॉल्ड लेम्डा। लेम्डा इज द वेवलेंथ, हमें पता है, इन मीटर, एंड टेम्परेचर इन केल्विन। जो टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? हम लोग केल्विन में ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका ओवरऑल रिलेशन है बिटवीन जो आप देख रहे हैं वेवलेंथ के बीच में, हम लोग जो रेडिएशन एब्जॉर्ब जो कर रहे हैं ब्लैक बॉडी। अब इसके लिए क्या है, जनरली दो हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं। सो सेकेंड लाइन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला द पावर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एट द सरफेस ऑफ सन इज 576 डिग्री केल्विन एंड अर्थ इज 288 केल्विन कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसमें जो हम लोग है टेम्परेचर की वैल्यू दो रखते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऑन सन कितना है? 5760 केल्विन। और सेकेंड हम लोग कहाँ रखते हैं? अर्थ पे। अर्थ पे कितना हम लोग टेम्परेचर जनरली मेजर करके चलते हैं? दैट विल इक्वल टू 218 केल्विन एवरेज। इट मीन्स इट्स नियर बाय 15 डिग्री। The World Radiation Center WRC has adopted a value of solar constant at 1367 watt per meter square. This has been universally as a standard of solar constant. ये एक वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर जो है अपना, उसके थ्रू एक लिया हुआ आपका ये पर्टिकुलर आप जो देख रहे हो ये वैल्यू है, दैट विल बी दी 1367। और ये जो दोनों टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूं, these are the average temperature on the, ये सन के जो और सन के जो उसके लेयर है वहां पे ये टेम्परेचर है सन के पास, और जो हमारे अर्थ पे आता है दैट विल बी 288 केल्विन। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग किसी भी ब्लैक बॉडी द्वारा कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है ऑन सन पे और ऑन अर्थ पे, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये था सन अर्थ रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो हमारे धरती पे आ रहा है। नेक्स्ट जो स्लाइड है आपका वो है, इसमें क्या है, जब हम रेडिएशन की बात करेंगे ना तो रेडिएशन कई टाइप के आ जाएंगे। तो कौन कौन से रेडिएशन है और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेडिएशन है उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पहला जो रेडिएशन है दैट विल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एंड दूसरा जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल
रेडिएशन। क्या है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसके बारे में देखिए। इसको डिफाइन किया गया है, द सोलर रेडिएशन इनसाइड एंड इंसिडेंट ऑन द आउटर एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मीन्स ये आपका अर्थ का, ये आप देख रहे हो अर्थ का आपका आउटर सरफेस है, दीज आर एटमोस्फेयर ऑर्बिट, ये एटमोस्फेयर ऑर्बिट है, और एटमोस्फेयर ऑर्बिट के बाहर जो हमारा रेडिएशन है दैट विल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर है ये चीज? अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में। द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज अर्थ सरफेस आफ्टर पासिंग थ्रू द अर्थ एटमोस्फेयर इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मीन्स सारे लॉसेस होने के बाद, सारे एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग होने के बाद जो लाइट रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन अर्थ के पास पहुंचता है हमारे धरती पे, दैट विल बी कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्लियर है गाइज? और इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स इसमें है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज रेडिएशंस, ये ड्यू टू स्कैटरिंग होता है। एक आपका बीम रेडिएशन, इसके अलावा एक और होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल रेडिएशंस। तो वो सब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अब आप जो ये देख रहे हो, तो डिफरेंस क्या होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन में और टेरेस्ट्रियल रीजन में, वो हम अगली स्लाइड में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। जो रेडिएशन आती है सन से लेके आपके अर्थ तक, उसके बीच में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं। एनवायरनमेंट में बहुत टाइप के गैसेज हैं जो कि इस लाइट को या तो स्कैटर्ड करता है या अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो रेडिएशन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन में होगा वो उसी वैल्यू का रेडिएशन आपके टेरेस्ट्रियल रीजन में नहीं आ पाएगा। तो जो अपना ये आप देख रहे हो, ये आपका टेरेस्ट्रियल रीजन है जहां पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एब्जॉर्ब, हम लोग धरती जो एब्जॉर्ब करती है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, नेक्स्ट स्लाइड में है आपका डिप्लीशन ऑफ सोलर रेडिएशन, यही चीज जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको डिस्कस किया। तो जो आपने पिछले में डायग्राम जो देखा, आपने पिछले व्यू में मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें जो आपने देखा डायग्राम में, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आप गौर से ध्यान से देखिए। पहला चीज ये था कि जो टेरेस्ट्रियल रीजन में हमारा रेडिएशन था और जो हमारा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन में था, वो दोनों हमारे बराबर नहीं थे। क्लियर है ये चीज? तो उसके लिए हमने क्या किया, दो हमारे मेन पैरामीटर्स हैं जो कि रेडिएशंस को अफेक्ट करते हैं, सोलर रेडिएशंस। तो पहला जो है दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन, जो मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और गैसेज हैं जो कि उस सोलर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा है आपका स्कैटरिंग, वो बिखर जाता है। तो वो सारा का सारा मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो स्कैटरिंग का पार्ट है उसमें आप देखिए, सॉरी एब्जॉर्प्शन का, उसमें आप देखिए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब द एक्स रेज एंड एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। मींस जो हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस है और जो 21% के आसपास ऑक्सीजन है, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि सोलर रेडिएशन जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। तो उसमें नुकसानदायक वाली क्या क्या है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और आपका एक्सरे है। एक्सरे शरीर के आर पार हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर, वो क्या करता है, उस एक्स रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आप तक या किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज तक वो आने नहीं देता है, जिससे वो बचे रहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओजोन एब्जॉर्ब ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द रेंज ऑफ लैम्डा लेस देन 0.38 माइक्रोमीटर। इट मींस जो हमारा ओजोन लेयर है एटमॉस्फेरिक के जो अपर पे हमारा एक ओजोन लेयर है O3 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या करता है, वो मोस्टली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, जिसमें जो वेवलेंथ है उसकी जो रेंज है वो लेस देन 0.38 माइक्रोमीटर है, उस तक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें उस जो खतरनाक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट कंप्लीटली द इंफ्रारेड रेडिएशन in the range of lambda less than 2.3 micrometer
and deplete to some extent the near radiation below this range. तो जो वाटर वेपर है H2O हमारे एटमॉस्फेयर में, जब आपकी ह्यूमिडिटी लेवल है, ये क्या है, ह्यूमिडिटी लेवल मीन्स द लेवल ऑफ वाटर कंटेंट इन योर एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्लियर है? तो ह्यूमिडिटी और उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% इन योर एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है, जितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशन है सोलर रेडिएशन के अंदर, IR रेडिएशन, उसको वो लोग एब्जॉर्ब कर लेता है। वेवलेंथ की वैल्यू उसमें कितनी होती है, ग्रेटर देन 2.3 माइक्रोमीटर के केस में, और उसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? और लास्ट और फोर्थ पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन का, वो है आपका डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स आल्सो एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी रिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ। कभी आपने देखा है, गौर किया है कभी आपने, जो सोलर की लाइट कभी कभी आपके कांच से या इससे आती है, तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है, जिसकी साइज जो है वो नैनोमीटर और पिकोमीटर में है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन जब आप देखिएगा वो सनलाइट आती है तो उसमें आपको क्लियरली दिखता है आंखों से, वैसे आपको नहीं दिखता है। तो वो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी कुछ ना कुछ सोलर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब सेकेंड है आपका स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग क्या होता है, पिछले में आपने देखा जो डिफ्यूज रेडिएशन होता है सोलर का, वो स्कैटरिंग के कारण ही होता है। अब डिफ्यूज रेडिएशन क्या है वो आपने पिछले डायग्राम में देखा, और स्कैटरिंग क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इट इज एक्सेटर्ड सनलाइट दैट मेक्स द स्काई ब्लू। अब सबसे बड़ा रीजन है कि अगर लाइट स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपका एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल चांद की तरह दिखेगा, विदाउट एटमॉस्फेयर एंड इज एबिलिटी टू स्कैटर सनलाइट द स्काई वुड अपीयर ब्लैक एज इट डज ऑन द मून। आपको बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा अगर स्कैटरिंग नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में हमारे ये मॉलिक्यूल्स और सारी चीजें स्कैटर्ड नहीं करेंगे लाइट को, तो आपको बिल्कुल चांद पे जैसे हमारा आसमान काला दिखता है उसी तरह से आपको दिखेगा। ये सबसे बड़ा रीजन है स्कैटरिंग, जिस कारण से हमें एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो कई बार मल्टीपल टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट आर स्काई लुक लाइक ब्लू। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि नीला आसमान किस कारण से होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्कैटरिंग प्रोसेस है उसके कारण से होता है। और स्कैटरिंग जनरली देखो आप, जो जैसे आपका क्लाउड है, क्लाउड में आपके ऊपर से सोलर की रेडिएशन है, बहुत सारे इधर उधर बिखर जाते हैं, कुछ उसमें से आपके धरती पे भी आते हैं, तभी बादल के टाइम पे दिन में इतना ज्यादा अंधेरा नहीं होता जितना रात के टाइम पे होता है। क्लियर है ये चीज? तो स्कैटरिंग आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कैटरिंग क्या होता है ये आप समझ गए होंगे कि यही रीजन है, दैट्स व्हाई योर स्काई लुक लाइक ब्लू। अब आता है कि सर हमने सारा स्कैटरिंग तो कर लिया, सारा कुछ रेडिएशन भी पढ़ लिया, अब मेन चीज आता है कि सर ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम कैसे कैलकुलेट होता है, रेडिएशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर कहीं पे आप मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट की कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, जैसे आजकल सोलर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, सोलर के पैनल्स और सोलर वेल तो बहुत सारा होता है, तो उसमें सोलर रेडिएशन मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप किसी सोलर कंपनी में गए इंटरव्यू, आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द सोलर रेडिएशन, आप क्या बता पाओगे? तो दीज आर दी 3 इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है पायरानोमीटर, दूसरा है पायरीहेलियोमीटर और तीसरा है सनशाइन रिकॉर्डर। तो पहला क्या करता है, इट इज डिजाइन टू मेजर ग्लोबल रेडिएशन usually on a horizontal surface but can also be used on an inclined surface when shaded from beam radiation by using a shading ring. It measure diffuse radiation only. तो जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया वहां आपने क्या देखा कि जो स्कैटरिंग के कारण डिफ्यूज रेडिएशंस हो रहे हैं, जो डिफ्यूज रेडिएशंस हमारे धरती पे आ रही है उसको इस पायरानोमीटर के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है आपका पायरहेलियोमीटर। तो पायरहेलियोमीटर क्या कहता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर बीम रेडिएशन बाय यूजिंग ए लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब टू कलेक्ट ओनली बीम रेडिएशन फ्रॉम द सन एट नॉर्मल इंसिडेंस। आपने देखा होगा जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इंक्लिनेशन परपेंडिकुलर एक रेडिएशन आ रही थी, दैट इज कॉल्ड बीम रेडिएशन, जो डायरेक्ट सन से अर्थ तक पहुंचती है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है दैट विल बी कॉल्ड पायरहेलियोमीटर।
तो उसका क्या होता है डिजाइन, लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब होता है टू कलेक्ट ओनली बीम रेडिएशन। तो बीम रेडिएशन के कलेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तीसरा है आपका सनशाइन रिकॉर्डर। तो सनशाइन रिकॉर्डर क्या है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द सनशाइन आवर्स इन ए डे। और चौथा होता है दैट विल बी यूज फॉर द इल्यूमिनेशन मेजरमेंट, की इल्यूमिनेशन कितना है, दैट इज कॉल्ड लक्स मीटर। तो उससे हम लोग इल्यूमिनेशन क्वालिटी देखते हैं कि इस जगह पे इल्यूमिनेशन क्वालिटी क्या है। कई बार आपने जब क्रिकेट के मैच होते हैं तो अंपायर के हाथ में देखा होगा, एक हर एक पार्टिकल्स के लिए, इंडस्ट्री से लेके सभी चीज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर ल्यूमेंस जो पर मीटर स्क्वायर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो जरूरी होता है चेक करना। उसके लिए हम लोग लक्स मीटर यूज करते हैं। वो मैंने यहाँ नहीं बताया क्योंकि एक सब्जेक्ट आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वहां उसके बारे में डिटेल से आपको स्टडी कराऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट द ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड ऑल। तो ये आपका जो टॉपिक था, ये कंप्लीट टॉपिक टू कवर योर टॉपिक सोलर अर्थ ज्योमेट्री, रेडिएशन ज्योमेट्री जो है सारा का सारा। इसमें आपने देख लिया कि सन का लोकेशन क्या है, अर्थ का लोकेशन क्या है, इसके बीच में रेडिएशन क्या है, रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं, उसके अलावा रेडिएशन के डिप्लीशन का कारण क्या है, दो कारण है। फर्स्ट वन इज एब्सॉर्प्शन, दूसरा है आपका स्कैटरिंग। उसके बीच में बहुत सारे और टर्म्स है जो आप कभी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं मेरे स्लाइड को देख के। स्कैटरिंग के बारे में, डिफ्यूज रेडिएशन कहाँ पे होता है, बीम रेडिएशन कहाँ पे होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहाँ पे होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहाँ पे होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू मेजर द सोलर रेडिएशन, उसके लिए कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो ये आपके स्लाइड में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, ये कौन कौन से डिवाइस है जिसके थ्रू हम सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। तो द टॉपिक ऑफ सोलर अर्थ ज्योमेट्री इज कंप्लीटेड नाउ। अपडेटेड लेक्चर मैंने आपको पहले ही बताया है कि द अपडेटेड लेक्चर ऑफ एवरी टॉपिक विल बी डिलीवर्ड बाय मी इन द मंथ ऑफ जनवरी। आपको डिटेल में जब पढ़ना होगा अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, तो आप उस अपडेटेड लेक्चर को जरूर देखिएगा। up to your semester examination this topic is sufficient to cover the topic as per as your curriculum। उसके हिसाब से टॉपिक आपका कंप्लीट है गाइज। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फैकल्टी इन एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट across the country, you can subscribe my channel and share with your friends. Thank you guys, wish you all the best।